चैप्टर सेंटर स्टेट रिलेशन। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का रिलेशनशिप कैसा काम करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर पावर को डिवाइड करता है, लेकिन कुछ एरियाज में सेंटर को ज्यादा कंट्रोल दिया गया है। आज हम लेजिस्लेटिव रिलेशन को समझेंगे, जो आर्टिकल 245 टू 255 के बीच कवर किया गया है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस को समझते हैं। पार्ट 11 आर्टिकल 245 टू 255 टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों अपने रिस्पेक्टिव एरिया के लिए लॉज बना सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट इंडिया के लिए लॉ बनाते हैं, जैसे जीएसटी एक्ट, जो पूरे देश में लागू होता है। स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट के लिए लॉज बनाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में लोकल बॉडी टैक्सेस का लॉ। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन का मतलब है कि पार्लियामेंट अपने लॉज को इंडियन सिटीजन और उनके प्रॉपर्टी के लिए दुनिया के किसी भी कोने में अप्लाई कर सकता है। जैसे अगर एक इंडियन सिटीजन फॉरेन कंट्री में कोई इलीगल एक्टिविटी करता है, तो इंडियन पार्लियामेंट उनको इंडियन लॉ के अंदर चार्ज कर सकता है। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का एक एग्जाम्पल है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस ऑन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। प्रेसिडेंट के पावर। प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि वो कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए स्पेशल रेगुलेशंस बना सकते हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली और लद्दाख के लिए प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना सकते हैं, जो पार्लियामेंट के एक्ट की तरह ही फोर्सफुल होते हैं। इसका रीजन ये है कि ये रेगुलेशंस लोकल गवर्नेंस को स्मूथ बनाने के लिए है, क्योंकि ये एरिया जियोग्राफिकली अलग है और उनकी स्पेसिफिक नीड्स होती है। गवर्नर्स पावर रिगार्डिंग शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरिया। गवर्नर को यह पावर दिया गया है कि वो कुछ स्पेसिफिक एरिया में पार्लियामेंट के लॉज को अप्लाई ना करने का ऑर्डर दे सकते हैं या फिर उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे गवर्नर ऑफ असम को ये पावर होती है कि वो ट्राइबल एरिया के लिए पार्लियामेंट के लॉज को अप्लाई ना करने का ऑर्डर दे सकते हैं या फिर उनमें स्पेसिफिक चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि शेड्यूल एरिया और ट्राइब्स एरिया की अपनी यूनिक नीड्स होती है और उनके लिए स्पेशल प्रोविजन की जरूरत होती है, जिससे उनकी कल्चरल ऑटोनॉमी और डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाता है। स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स। मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के लिए भी प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो वहां के ट्राइबल एरिया के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। जैसे अगर त्रिपुरा में कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट उसको मॉडिफाई या रिपील कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट्स भी ट्राइबल पॉपुलेशन वाले एरिया हैं, जहां पर उनकी कल्चर और रीजनल आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए स्पेशल लॉज की जरूरत होती है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। ये कॉन्सेप्ट तब यूज होता है जब एक कंट्री अपने लॉज को अपने सिटीजन और उनके प्रॉपर्टी पर फॉरेन टेरिटरीज में भी अप्लाई करता है। यूनियन टेरिटरीज, ये वो एरिया है जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। शेड्यूल एरिया, ये वो एरिया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशली आइडेंटिफाइड है, जहां ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। ट्राइबल एरिया, ये वो रीजन है जहां ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है। इन एरियाज में कल्चरल ऑटोनॉमी और डेवलपमेंट नीड्स को ध्यान में रखते हुए स्पेशल गवर्नेंस प्रोविजन होते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू किया गया था। आज हम ये समझेंगे कि हर लिस्ट में किस तरह के सब्जेक्ट होते हैं और किस गवर्नमेंट को कौन से लॉज बनाने का पावर दिया गया है। फर्स्ट, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट भी कहा जाता है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट इसमें है 97, अभी 98 सब्जेक्ट इस लिस्ट में है। पावर की बात करें तो सिर्फ पार्लियामेंट को इन सब्जेक्ट पर लॉज बनाने का एक्सक्लूसिव पावर है। जैसे
नेशनल डिफेंस, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, ये सब यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है। पार्लियामेंट इन चीजों पर लॉज बनाता है क्योंकि ये नेशनल लेवल पर इम्पोर्टेंट है और कंट्री की यूनिटी और सिक्योरिटी के लिए जरूरी होते हैं। स्टेट लिस्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इसमें 66 थे, लेकिन अभी 59 सब्जेक्ट इस लिस्ट में हैं। पावर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर को एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है इन सब्जेक्ट पर लॉज बनाने का, लेकिन ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है। जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, ये सब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में है। स्टेट गवर्नमेंट अपने रीजन के लिए लॉज बना सकता है क्योंकि ये लोकल गवर्नेंस और रीजनल नीड्स को ध्यान में रखता है। कंकरेंट लिस्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इसमें है 47, लेकिन अभी 52 सब्जेक्ट इस लिस्ट में है। इसमें पावर की बात करें तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को इन सब्जेक्ट पर लॉज बनाने का पावर है। अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा। जैसे क्रिमिनल लॉ, मैरिज एंड डाइवोर्स, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, ये सब कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इन टॉपिक्स पर लॉज बना सकते हैं। रेसिड्यूरी पावर, मैटर नॉट मेंशन्ड इन एनी लिस्ट, जो मैटर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में नहीं है उन पर पार्लियामेंट को लॉ बनाने का पावर दिया गया है। ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट होते हैं। जैसे साइबर लॉ, स्पेस रिसर्च, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अभी तक किसी लिस्ट में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन पार्लियामेंट को इन टॉपिक्स पर लॉ बनाने का पावर होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के बाद जीएसटी रिलेटेड लॉज की पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच डिवाइड हो गई है। पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है इंटर स्टेट ट्रेड के लिए जीएसटी लॉज बनाने का, और स्टेट लेजिस्लेचर को अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए जीएसटी लॉ बनाने का पावर दिया गया है। अब बात करते हैं विच लॉ प्रिवेल, कौन सा लॉ पहले प्रिवेल होगा। सबसे पहले यूनियन लिस्ट, फिर कंकरेंट लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उनमें यूनियन लॉ प्रिवेल करता है। एक्सेप्शंस है, अगर स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है तो स्टेट लॉ स्टेट में प्रिवेल कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ एक ही टॉपिक पर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो यूनियन लॉ को प्रेसिडेंस मिलेगा, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का लॉ प्रेसिडेंट की अप्रूवल से पास होता है तो वही लॉ स्टेट में अप्लाई होगा। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। इंडिया में पार्लियामेंट को कुछ सिचुएशन में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉज बनाने का पावर दिया गया है। ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अलाउ किया गया है। अब हम समझेंगे कि ये पावर किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है। राज्यसभा रिजोल्यूशन फॉर नेशनल इंटरेस्ट, जब राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी हो तो पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के मैटर पर लेजिस्लेशन करने का पावर मिलता है। सपोर्ट नीडेड, इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनका सपोर्ट होना चाहिए। ये रिजोल्यूशन 1 ईयर के लिए वैलिड होता है और हर ईयर रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं। इसकी एक्सपायरी की बात करें तो अगर रिजोल्यूशन एक्सपायर हो जाता है तो जो लॉ बनाए गए थे वो 6 मंथ के अंदर सीज टू हैव इफेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई स्पेसिफिक लॉ बना है तो राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर सकता है जिसमें पार्लियामेंट को पावर मिलती है कि वो स्टेट लिस्ट के मैटर पर भी लेजिस्लेशन करे। अब नेशनल इमरजेंसी एंड स्टेट लिस्ट, जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है आर्टिकल 352 तब पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के मैटर पर भी लॉ बनाने का पावर मिलता है। ये लॉज इमरजेंसी के बाद 6 मंथ के लिए ऑपरेटिव होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर को अपने स्टेट के लिए लॉज बनाने का पावर स्टिल होता है, लेकिन अगर स्टेट लॉ और पार्लियामेंट लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। जैसे
अगर नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट ने एजुकेशन या हेल्थ के मैटर पर लॉ बनाया तो वो लॉ 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अपने लॉज बनाने का पावर स्टिल रहेगा। रिक्वेस्ट बाय स्टेट्स फॉर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। अगर दो या ज्यादा स्टेट रिजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें वो पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाए, तो पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है। ये लॉ सिर्फ उन स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा जिन्होंने रिजोल्यूशन पास किया है। अगर कोई और स्टेट बाद में इस लॉ को एडॉप्ट करना चाहे तो वो भी अपना रिजोल्यूशन पास कर सकता है। ये लॉ सिर्फ पार्लियामेंट ही अमेंड या रिपील कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ के लिए रिक्वेस्ट की, तो पार्लियामेंट उन स्टेट के लिए लॉ बनाया। अब इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट। जब इंडिया को इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना होता है तो पार्लियामेंट को पावर मिलता है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बनाए। ये लॉज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे जेनेवा कॉन्वेंशन एक्ट, ये लॉ इंडिया ने अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया, जिसमें पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट के मैटर पर भी लेजिस्लेशन किया। प्रेसिडेंट्स रूल एंड पार्लियामेंट्री लॉज। जब प्रेसिडेंट्स रूल लगता है तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ स्टेट में ऑपरेटिव रहते हैं, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो गए हो। ये लॉज प्रेसिडेंट रूल के बाद भी ऑपरेटिव रहते हैं और अगर स्टेट लेजिस्लेचर वापस बन जाता है तो वो लॉज को रिपील या अल्टर कर सकते हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगता है और पार्लियामेंट ने स्टेट लेवल एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए लॉ बनाया, तो वो लॉ स्टेट में कंटिन्यू करेगा चाहे स्टेट गवर्नमेंट ना हो। अब बात करते हैं सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। इंडिया के फेडरल सिस्टम एक यूनिक बैलेंस क्रिएट करता है जिसमें सेंटर को कुछ स्पेसिफिक पावर दिए गए हैं जो स्टेट लेजिस्लेशन पर कंट्रोल रखते हैं। ये कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिफाइन किया गया है। आज हम समझेंगे कैसे सेंटर को ये पावर मिलती है और उनका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होता है। गवर्नर्स पावर टू रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, आर्टिकल 200 एंड 201। गवर्नर का रोल। जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करता है तो गवर्नर उसे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है अगर वो बिल कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में आता है। प्रेसिडेंट को ये बिल रिजेक्ट करने का पावर मिलता है जो कि एब्सोल्यूट वीटो के रूप में होता है, मतलब प्रेसिडेंट किसी भी बिल को रोक सकते हैं। जैसे अगर उत्तराखंड की स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल पास करती है जो नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट करता है तो गवर्नर उसे प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं अगर वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो। अब बिल रिक्वायरिंग प्रायर सेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। कुछ बिल जो स्टेट लिस्ट के मैटर पर होते हैं उसको स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे अगर कर्नाटका एक बिल पास करना चाहती है जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को रेस्ट्रिक्ट करता हो आर्टिकल 304 के तहत, तो उन्हें पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना होगा। रिजर्व मनी बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई मनी बिल पास करता है तो वो बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जा सकता है, स्पेशली ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसे अगर पंजाब स्टेट अपने बजट को अप्रूव करता है और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उसका अप्रूवल जरूरी होगा। अब गवर्नर्स पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 213। गवर्नर को कुछ केसेस में ऑर्डिनेंस बनाने का पावर दिया गया है, लेकिन वो प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस के बिना ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते।
जैसे अगर महाराष्ट्र में किसी अर्जेंट लॉ की जरूरत है तो गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो मैटर स्टेट लिस्ट से रिलेटेड हो। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, पार्ट 11, आर्टिकल 256 टू 263। इंडिया में एग्जीक्यूटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेटेड है। सेंटर और स्टेट दोनों अपने रिस्पेक्टिव एरिया में पावर्स मिलती है। सेंटर और स्टेट दोनों को अपने रेस्पेक्टिव एरिया में पावर मिलती है, लेकिन कुछ केसेस में सेंटर को ज्यादा कंट्रोल मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, आर्टिकल 256। आर्टिकल 256 कहता है कि स्टेट को अपने एग्जीक्यूटिव पावर को इस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए कि वो सेंटर के लॉज को फॉलो करे। अगर स्टेट अपने ड्यूटी को ठीक से नहीं कर रहा है तो सेंटर उसे डायरेक्शन दे सकता है। जैसे अगर गुजरात में कोई लॉ सेंटर के डायरेक्शन के अगेंस्ट चल रहा हो तो सेंटर उन्हें डायरेक्शन दे सकता है कि वो अपने लॉज को सेंटर के लॉज के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करे। अब रेस्ट्रिक्शंस ऑन स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर, आर्टिकल 256 एंड 365। स्टेट को अपने एग्जीक्यूटिव पावर को सेंटर के लॉज के कंप्लायंस में यूज करना पड़ता है। अगर स्टेट सेंटर के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है आर्टिकल 365 के तहत। एग्जाम्पल, अगर बिहार अपने लॉज को सेंटर के लॉज के अगेंस्ट इंप्लीमेंट कर रहा हो तो सेंटर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है और बिहार की स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है। अब सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट्स, आर्टिकल 257। सेंटर को स्टेट को डायरेक्शंस देने का पावर मिलता है रिगार्डिंग नेशनल इंपॉर्टेंस, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो नेशनल या मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए हो, रेलवे प्रोटेक्शन, रेलवे की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए, वेलफेयर स्कीम्स फॉर ट्राइबल्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए स्पेसिफिक स्कीम्स। एग्जाम्पल, अगर आंध्र प्रदेश में रेलवे ट्रैक की सेफ्टी को लेकर कंसर्न है तो सेंटर आंध्र प्रदेश को डायरेक्शन दे सकता है कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग रेलवे ट्रैक को प्रोटेक्ट करे। अब म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस, डेलीगेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन हो सकती है। ये डेलीगेशन कंडीशनल या अनकंडीशनल हो सकती है। जैसे अगर मध्य प्रदेश को सेंटर की तरफ से कोई फंक्शन डेलीगेट किया जाता है तो मध्य प्रदेश को वो फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। अब बात करते हैं कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इंडिया के फेडरल सिस्टम एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करता है जिसमें सेंटर और स्टेट को अपने अपने पावर दिए गए हैं, लेकिन दोनों के बीच कोऑपरेशन भी जरूरी है ताकि कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट और यूनिटी को मेंटेन किया जा सके। आज हम समझेंगे कैसे सेंटर और स्टेट के बीच कोऑपरेशन होता है और कैसे ये सिस्टम काम करता है। फुल पेज एंड क्रेडिट टू पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, आर्टिकल 261। आर्टिकल 261 कहता है कि सेंटर और स्टेट के बीच एक दूसरे के पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग को फुल फेथ और क्रेडिट दिया जाना चाहिए। मतलब अगर महाराष्ट्र में कोई कोर्ट डिसीजन होता है तो वो कर्नाटका में भी मान लिया जाएगा और कर्नाटका को उस डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर दिल्ली की कोर्ट ने बिहार के किसी सिटीजन के अगेंस्ट केस डिसीजन दिया है तो बिहार को उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 261 के तहत एक स्टेट के जुडिशियल प्रोसीडिंग दूसरे स्टेट में भी वैलिड होते हैं। अब एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स, आर्टिकल 262 कहता है कि पार्लियामेंट को पावर मिलता है कि वो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट को एडजस्टिकेट करने के लिए अथॉरिटी बना सकता है। इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट का मतलब है जब दो या ज्यादा स्टेट एक रिवर का वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट करते हैं। जैसे
कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच है, इसके लिए पार्लियामेंट को पावर है कि वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना सकता है जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। अब प्रेसिडेंट्स पावर टू एस्टेब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 कहता है कि प्रेसिडेंट को पावर मिलता है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल का मेन पर्पज है कि सेंटर और स्टेट के बीच इशू और डिस्प्यूट्स को डिस्कस और रिजॉल्व किया जा सके। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल का एक रियल एग्जांपल है जीएसटी काउंसिल। ये काउंसिल सेंटर और स्टेट के बीच जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज को रिजॉल्व करता है। अब पार्लियामेंट्स रोल इन इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटर कोर्ट्स। आर्टिकल 301 कहता है कि पार्लियामेंट को पावर मिलता है कि वो इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स और इंटर कोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी अपॉइंट करे। लेकिन अब तक ऐसी कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी अपॉइंट नहीं की गई है। ऑल इंडिया सर्विस, आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 कहता है कि पार्लियामेंट को पावर मिलता है कि वो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है। ये सर्विस सेंटर और स्टेट दोनों के लिए काम करती है। कंट्रोल की बात करें तो ऑल इंडिया सर्विस का अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर के पास होता है, लेकिन इमीडिएट कंट्रोल स्टेट के पास होता है। जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस जैसे सर्विस ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आती है। ये ऑफिसर सेंटर और स्टेट दोनों के लिए काम करते हैं। अब पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी, जेएसपीएससी, यूपीएससी। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं और उन्हें प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही रिमूव किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर उत्तराखंड में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन होता है तो उसे गवर्नर अपॉइंट करेगा और उसे प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना रिमूव नहीं किया जा सकता। ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर दो या ज्यादा स्टेट चाहता है कि एक ज्वाइंट कमीशन बनाया जाए तो पार्लियामेंट उसे एस्टेब्लिश कर सकता है। जैसे अगर हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट चाहते हैं कि एक कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन हो तो पार्लियामेंट उनके रिक्वेस्ट पर एक जेएसपीएससी एस्टेब्लिश कर सकता है। जैसे यूपीएससी असिस्टेंस टू स्टेट, अगर दो या ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं तो यूपीएससी उनको ज्वाइंट रिक्रूटमेंट स्कीम में हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम एंड रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब है कि इंडिया में एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और उसके नीचे स्टेट हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर है। की टर्म्स को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ये इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस को सुनता है। स्टेट हाई कोर्ट, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है जो स्टेट लेवल केस को हैंडल करता है। नो डुअल सिस्टम, इंडिया में डुअल सिस्टम नहीं है जिसमें सेंटर और स्टेट के अलग अलग कोर्ट्स होते हैं। सभी कोर्ट एक ही जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा है और सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। अब रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज को देखते हैं। इमरजेंसी के दौरान सेंटर को कुछ एक्स्ट्रा पावर मिलता है जो स्टेट के कंट्रोल को इन्फ्लुएंस करता है। हम ये समझेंगे कि हर इमरजेंसी सिचुएशन में सेंटर का रोल क्या होता है। नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी तब डिक्लेयर होता है जब इंडिया की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी या सिक्योरिटी को थ्रेट हो। सेंटर को यह पावर मिलती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है जो एनी मैटर पे हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर वार या एक्सटर्नल एग्रेशन होती है तो सेंटर को अपनी अथॉरिटी यूज करनी पड़ती है और स्टेट को डायरेक्ट करना पड़ता है। प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट्स रूल तब लगता है जब स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज प्रॉपरली नहीं कर रहा हो। प्रेसिडेंट को पावर मिलती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस को अपने हाथ में ले और गवर्नर के पावर को भी अपने कंट्रोल में ले ले। जैसे
उत्तराखंड में 2016 में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, जब स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस फेस करना पड़ रहा था। फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगता है जब सेंटर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट है। इसके दौरान सेंटर स्टेट को फाइनेंशियल प्रोप्राइटी मेंटेन करने के लिए डायरेक्शन दे सकता है, जैसे कि सैलरीज का डिडक्शन। अदर प्रोविजन को देखते हैं। आर्टिकल 355, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एग्रेशन एंड डिस्टरबेंस। आर्टिकल 355 कहता है कि सेंटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस से प्रोटेक्ट करे। सेंटर को इंश्योर करना पड़ता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कैरी आउट कर रही है। जैसे अगर मोस्ट इंसर्जेंसी जैसे इंटरनल डिस्टरबेंस होते हैं तो सेंटर को स्टेट की मदद करनी पड़ती है। गवर्नर्स रोल, गवर्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट में। गवर्नर का रोल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सेंटर के डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करता है और स्टेट के फंक्शनिंग को मॉनिटर करता है। एग्जाम्पल, गवर्नर का रोल जम्मू एंड कश्मीर में काफी क्रिटिकल था जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करता है और वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही रिमूव हो सकता है। जैसे अगर उत्तराखंड में इलेक्शन हो रही हो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को गवर्नर अपॉइंट करेगा और उसके डिसीजन को प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही बदला जा सकता है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस, ये डिवाइस सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन को इम्प्रूव करते हैं। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो सेंटर और स्टेट के बीच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। ये प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, एनआईसी का गोल है कि इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रेशन को प्रमोट करना। ये सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है, स्पेशली सेंसिटिव इशू पे। जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल का एम है कि रीजनल कोऑपरेटिव्स को प्रमोट किया जा सके। ये स्टेट के बीच इकोनॉमिक और सोशल इशू को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पर्पस है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन को एक्सेलरेट किया जा सके। यह स्टेट को सेंटर के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आर्टिकल 265, टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 265 कहता है कि टैक्सेस तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक उनको लॉ के थ्रू अथॉरिटी नहीं मिलती। मतलब टैक्सेस को पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज के थ्रू ही इम्पोज किया जा सकता है। जैसे अगर सेंटर या स्टेट को कोई नया टैक्स लगाना है तो उन्हें पहले लॉ बनाना पड़ेगा। जैसे जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था। एलोकेशन ऑफ टैक्सेशन पावर, टैक्सेशन पावर का एलोकेशन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सब्सिडियरी लिस्ट के बीच होता है। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यूनियन लिस्ट, इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उन पे पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर होती है टैक्सेस लगाने की। जैसे कस्टम ड्यूटीज, कॉर्पोरेशन टैक्सेस और इनकम टैक्स का मेजर पार्ट यूनियन लिस्ट में आता है। स्टेट लिस्ट, इन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उन पे स्टेट लेजिस्लेचर को एक्सक्लूसिव पावर मिलता है टैक्सेस लगाने की। जैसे सेल टैक्स, लैंड रेवेन्यू और स्टेट एक्साइज ड्यूटी। रेसिडुअरी पावर, जो सब्जेक्ट यूनियन और स्टेट लिस्ट में नहीं आते उन पे पार्लियामेंट को रेसिडुअरी पावर मिलती है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट उन सब्जेक्ट पे लॉज बना सकता है जो किसी लिस्ट में स्पेसिफाई नहीं होते। जैसे गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स को पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। की टर्म्स को देखते हैं। रेसिडुअरी पावर, ये पावर पार्लियामेंट को मिलती है उन सब्जेक्ट पे लॉज बनाने के लिए जो किसी भी लिस्ट में स्पेसिफाई नहीं होते। अब 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 जीएसटी एक्सेप्शन। 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया।
इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को जीएसटी के लॉ बनाने का कंकरेंट पावर दिया गया। कंकरेंट पावर, इसका मतलब है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर जीएसटी के लॉज बना सकते हैं। ये पहली बार है जब टैक्सेशन का मैटर कंकरेंट लिस्ट में आया है। अब बात करते हैं पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस वर्सेस पावर टू एप्रोप्रिएट टैक्स प्रोसीडिंग। लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस, ये पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है जो टैक्सेस इंपोज करते हैं और कलेक्ट करते हैं। एप्रोप्रिएट टैक्स प्रोसीड, ये पावर सिर्फ स्टेट के पास होती है कि वो अपने कलेक्टेड टैक्स का एप्रोप्रिएशन करे, मतलब वो पैसा कैसे स्पेंड करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो सोर्स होते हैं जहां से सेंटर और स्टेट को पैसा मिलते हैं जो टैक्सेस के थ्रू नहीं आते। इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होता है। सेंटर्स नॉन टैक्स रेवेन्यू को देखते हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, इंडिया पोस्ट और टेलीकम्युनिकेशन से इनकम जो आती है। रेलवेज, इंडियन रेलवे से रेवेन्यू। बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अदर बैंक से इनकम। ब्रॉडकास्टिंग, दूरदर्शन और एआईआर से इनकम। कॉइनेज एंड करेंसी, रिजर्व बैंक के थ्रू करेंसी इशू करने से रेवेन्यू। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जैसे कि बीएचईएल, ओएनजीसी जैसे पीएसयू से इनकम। अब स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू को देखते हैं। इरिगेशन से, स्टेट गवर्नमेंट को इरिगेशन चार्जेस से इनकम होती है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज से रेवेन्यू मिलती है। फिशरीज, स्टेट फिशरीज से इनकम होती है। स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, स्टेट पीएसयू से रेवेन्यू। अब बात करते हैं ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स। आज हम ग्रांट्स इन स्टेट के बारे में बात करेंगे, जो सेंटर से स्टेट को दिया जाता है जब उन्हें फाइनेंशियल मदद की जरूरत होती है। इसमें स्टेटरी ग्रांट्स और डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स का डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेटरी ग्रांट्स, आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 के तहत स्टेटरी ग्रांट दिए जाते हैं उन स्टेट को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत में होते हैं। ये ग्रांट्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं और हर साल सेंटर से स्टेट को दिया जाता है। कुछ की टर्म्स को देखते हैं। स्टेटरी ग्रांट्स, ये ग्रांट्स लॉ के थ्रू स्पेसिफाई होते हैं और फाइनेंशियल कमीशन के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर दिया जाता है। ये ग्रांट्स हर स्टेट को नहीं, सिर्फ उन स्टेट को मिलता है जो फाइनेंशियली वीक है। अब डिस्क्रेशनरी ग्रांट, आर्टिकल 282। आर्टिकल 282 के तहत सेंटर और स्टेट दोनों को डिस्क्रिशनरी ग्रांट देने का अधिकार होता है। ये ग्रांट पब्लिक पर्पस के लिए दिया जाता है, चाहे वो मैटर सेंटर या स्टेट के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में आए या ना आए। डिस्क्रिशनरी ग्रांट, ये ग्रांट सेंटर के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। सेंटर को ऑब्लिगेशन नहीं होती कि ग्रांट को देना की सेंटर को ऑब्लिगेशन नहीं होती है इन ग्रांट्स को देने की, और ये प्योरली सेंटर की डिस्क्रिशन पर होता है। जैसे अगर मध्य प्रदेश को सेंटर से कोई स्पेसिफिक ग्रांट मिलता है शेड्यूल्ड ट्राइब की वेलफेयर के लिए, तो ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट होगा। सेंटर को इस ग्रांट को देने का ऑब्लिगेशन नहीं होता, ये उनकी डिस्क्रिशन पर होता है। अब पर्पज ऑफ स्टेटरी ग्रांट्स। स्टेटरी ग्रांट्स का मेन पर्पज है कि फाइनेंशियली वीकर स्टेट्स को मदद दी जाए ताकि वो अपने प्लान टारगेट को अचीव कर सके। ये ग्रांट्स सेंटर को ये लिवरेज भी देता है कि वो स्टेट एक्शन को इन्फ्लुएंस कर सके और नेशनल प्लान को इम्प्लीमेंट करने में मदद कर सके। फाइनेंस कमीशन, ये एक बॉडी है जो स्टेटरी ग्रांट्स के लिए रिकमेंडेशंस देती है। फाइनेंस कमीशन का काम है स्टेट और सेंटर के बीच फाइनेंशियल रिलेशन को बैलेंस करना। एग्जाम्पल, अगर बिहार को स्टेटरी ग्रांट्स मिल रही है तो ये फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशंस के बेसिस पर होता है ताकि बिहार अपने डेवलपमेंट गोल अचीव कर सके और नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। अब रोल ऑफ ग्रांट्स इन नेशनल डेवलपमेंट। ग्रांट्स इन एड का एक और इम्पोर्टेंट रोल है नेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। जब सेंटर स्टेट को
फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है तो वो नेशनल गोल को अचीव करने में मदद करता है, जैसे पॉवर्टी रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट। एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू सेंटर ने स्टेट को ग्रांट दिए, जिससे रूरल एरिया में रोड बनाई गई और कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई। अब सुप्रीमेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेंसी का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन सुप्रीम होते हैं और सभी लॉज को उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यह जापान जैसे कंट्री में होता है जहां कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा जाता है। अब जैसे कि इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेंसी है, जैसे जुडिशियल रिव्यू के थ्रू अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे डिक्लेयर कर सकता है। अब बात करते हैं अदर ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। टेम्पोररी ग्रांट्स, जूट ग्रांट्स। टेम्पोररी ग्रांट्स का एक एग्जाम्पल है जो असम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को दिए जाते थे। ये ग्रांट्स जूट और जूट प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी के बदले दिए जाते थे। ये ग्रांट 10 साल के लिए दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद। फाइनेंशियल कमीशन का रिकमेंडेशंस पर ये ग्रांट्स दिए जाते थे। एक्सपोर्ट ड्यूटी को समझते हैं। ये वो ड्यूटीज होती है जो सेंटर ने जूट और जूट प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर लगाई थी। इन ड्यूटीज के बदले स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई थी। अब प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट इंटरेस्ट, आर्टिकल 274। आर्टिकल 274 के तहत कुछ स्पेसिफिक बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस की जरूरत होती है। ये बिल वो होते हैं जो स्टेट के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को इफेक्ट करते हैं, जैसे टैक्स और ड्यूटी जो स्टेट के इंटरेस्ट में हो, एग्रीकल्चर इनकम के डेफिनेशन को बदलना, मनी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल को इफेक्ट करना। नेट प्रोसीड, आर्टिकल 279 को देखते हैं। ये वो प्रोसीड होते हैं जो किसी टैक्स या ड्यूटी से मिलते हैं, लेकिन कलेक्शन कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये सर्टिफाई करता है। जैसे अगर सेंटर कोई ऐसे टैक्स लगाता है जिसका कुछ हिस्सा स्टेट को जाना है, तो उस बिल को प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस के बिना पार्लियामेंट में नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता। अब बोरोविंग पावर, आर्टिकल 292 एंड आर्टिकल 293। सेंटर और स्टेट को बोरो करने की पावर दी गई है। सेंटर अपनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लोन ले सकता है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या बाहर। स्टेट को सेंटर की परमिशन के बिना लोन नहीं ले सकते अगर उनके पास आउटस्टैंडिंग लोन है। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को देखते हैं। यह सेंटर का मेन फंड है जिसमें सारे टैक्सेस और रेवेन्यू कलेक्ट होते हैं। इस फंड से सेंटर लोन ले सकता है। अब जैसे अगर उत्तराखंड को सेंटर से फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वे सेंटर से लोन ले सकता है, लेकिन अगर सेंटर को पैसा देना बाकी है तो उत्तराखंड को पहले सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब एग्जेम्पशन ऑफ यूनियन प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन, आर्टिकल 285। आर्टिकल 285 के तहत सेंटर की प्रॉपर्टी को स्टेट टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है। मतलब सेंटर जो भी प्रॉपर्टी रखता है उन पे स्टेट कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता। यूनियन प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी है जो सेंटर के पास होती है, जैसे आर्म्ड फोर्सेस के लिए बिल्डिंग या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। एग्जाम्पल, अगर सेंटर का कोई मिलिट्री बेस है तो उस पर स्टेट को कोई टैक्स नहीं लगाना है, लेकिन अगर सेंटर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रखता है जैसे रेलवे स्टेशन, तो वो स्टेट टैक्स के अंदर आ सकता है। अब एग्जेम्पशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस, आर्टिकल 289। आर्टिकल 289 के तहत स्टेट की प्रॉपर्टी को सेंटर के टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन अगर स्टेट कोई कमर्शियल एक्टिविटी करता है तो उसके लिए सेंटर टैक्स लगा सकता है। स्टेट प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, जैसे स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस। एग्जाम्पल, अगर महाराष्ट्र का कोई स्टेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो सेंट्रल उसे टैक्स लगा सकती है
अगर वो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो रहा हो। अब इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी ऑन फाइनेंशियल रिलेशन। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 252 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के दौरान सेंटर को स्टेट के फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई करने का अधिकार मिलता है। सेंटर टैक्स शेयरिंग और ग्रांट्स इन एड को रिड्यूस या कैंसिल कर सकता है। ये मॉडिफिकेशन इमरजेंसी के एंड तक चलेगा, यानी जब तक इमरजेंसी ऑपरेट कर रही हो। अब बात करते हैं सेंटर स्टेट टैक्सेशन रिलेशन आर्टिकल 268 टू 271 और कुछ कमिटीज की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू आर्टिकल 268 271। टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को समझना जरूरी है क्योंकि यह सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग टैक्स और उनके लेवी, कलेक्शन और एप्रोप्रिएट को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 268 स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी जो सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड होती है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी ऑन शेयर्स, चेक, प्रोमिसरी नोट्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सेंटर को मिलती है लेकिन स्टेट को शेयर किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो उस पर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो सेंटर के पास जाती है, लेकिन स्टेट को भी कुछ हिस्सा मिलता है। आर्टिकल 269 टैक्सेस ऑन इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स पर जो टैक्स लगता है उनका रेवेन्यू सेंटर को मिलता है, लेकिन ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनता। की टर्म्स को देखते हैं। इंटर स्टेट ट्रेड, ये वो ट्रेड होता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच होता है। जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद सेंटर और स्टेट दोनों को इस ट्रेड पर टैक्स मिलते हैं। एग्जाम्पल, अगर महाराष्ट्र से गुजरात को गुड्स बेचे जा रहे हैं तो इस ट्रेड पर जो टैक्स लगता है वो सेंटर को मिलता है, लेकिन जीएसटी के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों को रेवेन्यू मिलता है। आर्टिकल 270 टैक्सेस शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ऑल टैक्सेस जो यूनियन लिस्ट में है एक्सेप्ट फॉर दोज इन आर्टिकल 268, 269 एंड 269A, उनका रेवेन्यू सेंटर और स्टेट के बीच शेयर होता है। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स या कोऑपरेट टैक्स जो सेंट्रल लगाता है उसका कुछ हिस्सा स्टेट को भी मिलता है। आर्टिकल 271 सरचार्ज ऑन टैक्स। सरचार्ज लगाया जाता है टैक्स पर जो आर्टिकल 269 एंड 270 के अंदर आते हैं, लेकिन जीएसटी पर सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज ये एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है जो सेंटर टैक्सेस पर इम्पोज करता है, लेकिन जीएसटी पर नहीं लगता। एग्जाम्पल, अगर सेंटर इनकम टैक्स पर सरचार्ज लगाता है तो उसका रेवेन्यू सेंटर को ही मिलेगा, लेकिन जीएसटी पर सरचार्ज नहीं लगाया जाता। आर्टिकल 269A जीएसटी ऑन इंटर स्टेट ट्रेड। जीएसटी को इंटर स्टेट ट्रेड पर लेवी किया जाता है। इसके लिए सेंटर और स्टेट दोनों को कंकरेंट पावर दी गई है। जैसे अगर दिल्ली से कोलकाता को गुड्स भेजे जा रहे हैं तो जीएसटी लगा होगा जो सेंटर और स्टेट के बीच शेयर होता है। अब टैक्सेस लेवी एंड कलेक्टेड बाय स्टेट। स्टेट अपने एक्सक्लूसिव टैक्सेस भी लेवी करते हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू, टैक्स ऑन मिनरल राइट्स। ये टैक्सेस स्टेट के लिए एक्सक्लूसिवली है और सेंटर को इस पर कोई हक नहीं होता। अब कमिटी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन को इम्प्रूव करने और बैलेंस मेंटेन करने के लिए कई कमिटीज बनाई गई है जो रिकमेंडेशंस देती है। बाय द सेंटर, सेंटर के द्वारा सरकरिया कमीशन 1983। इस कमीशन का एम था सेंटर स्टेट रिलेशन को स्ट्रेंथन करना। ये कमीशन रिकमेंडेशंस देती थी जिससे फेडरल स्ट्रक्चर को बैलेंस किया जा सके। एग्जाम्पल, सरकरिया कमीशन ने गवर्नर रोल्स को क्लेरिफाई किया था और सेंटर के इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करने की बात की थी। पुंची कमीशन 2007, इसका फोकस था फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना और सेंटर स्टेट रिलेशन को बेटर बनाना। इसने स्टेट ऑटोनॉमी को प्रमोट किया। अब स्टेट के द्वारा
राजा मन्नर कमेटी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने राजा मन्नर कमेटी बनाई थी जो सेंटर स्टेट रिलेशन के इशू को एड्रेस करती थी, स्पेशली लैंग्वेज पॉलिसीज और फेडरल ऑटोनॉमी के बारे में। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, अकाली दल ऑफ पंजाब। पंजाब ने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के थ्रू सेंटर के इंटरफेरेंस को कम करने की बात की थी और स्टेट की ऑटोनॉमी को प्रमोट किया था।